ये तो इसमें सारी वीडियो को देख लो। इधर देखो, उस दिन अशोक के बारे में बताया जा रहा था, बताया क्या जा रहा था, इसके शिलालेखों के बारे में कहें कि शिलालेख 7 बता दिए थे, 7 लघु शिलालेख तो बता दिए थे। अब चतुर्दश शिलालेख बताएंगे। कौन से? चतुर्दश शिलालेख के बारे में बताएंगे। कितने? 14 शिलालेख। कितने? 14 शिलालेख। 14 शिलालेख में पहले शिलालेख के बारे में क्या बताया गया? देखो, पहला जो शिलालेख है उसको क्या में बताया गया? पहला जो शिलालेख है उसमें बताया गया पशु बलि पर रोक। क्या पर रोक? पशु बलि पर रोक। किसको? अहिंसा और पशु बलि पर रोक। अहिंसा प्लस पशु बलि। पशु बलि पर क्या लगवा दी थी? रोक लगवा दी थी, क्योंकि पशु बलि में क्या होती? हिंसा होती। तो इसलिए सबसे पहला पशु बलि पर जो रोक लगवाई थी, किसने लगवाई थी? अशोक ने। पशु बलि पर रोक लगवा दी थी और अहिंसा। ठीक है। क्योंकि इसका जो हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया था। तो इन्होंने लेख लिखवाने शुरू कर दिए थे, बढ़िया बढ़िया बात लिखवानी शुरू करती थी। पहले जो शिलालेख मिला उस पर क्या मिला? पशु बलि और अहिंसा को रोक। दूसरा शिलालेख जो मिला इसमें क्या है? चिकित्सा के बारे में बताया गया। क्या के बारे में? चिकित्सा की। किसके बारे में? चिकित्सा। और चिकित्सा के साथ साथ क्या बताया गया? पशु चिकित्सा के बारे में। किसके बारे में बताया गया? पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा के साथ साथ 5 जगहों के दक्षिण भारत के 5 राज्यों के बारे में बताया गया। कितने राज्यों के बारे में? 5 दक्षिण भारत के, जिसमें वैसे तो 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, लेकिन श्रीलंका के बारे में भी बताया गया है। 5वां कौन हो गया? श्रीलंका। पहला कौन था? चेर। कौन कौन से थे? चेर, पांड, चोल, और कौन सा था? चेर, पांड, चोल, सत्यपुत्र। कौन सा था? सत्यपुत्र। ये दक्षिण भारत के राज्य थे। और कौन सा था? श्रीलंका। क्या है मतलब? ये इन शिलालेख, पहले शिलालेख पर कह की जानकारी, तो पहले शिलालेख पर ये जानकारी जो लेख लिखा गया कि अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगाने के लिए पहला शिलालेख खुदवाया था। किसके लिए? भाई लेख शिलालेख क्यों रहते हो? जब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तुम, बिजनौर में कौन है? संदीप गोयल। तो वो उसका नाम क्या है? संदीप गोयल। उस पर क्या लिखा जाएगा? डर्मोलिस्ट। क्या लिखा जाएगा? डर्मोलिस्ट या स्किन रोग विशेषज्ञ। तभी तो पता चलेगा कौन सा स्किन रोग विशेषज्ञ है या कौन कौन से मरीज का विशेषज्ञ है। तो शिलालेख लिखवाने का मतलब था कि उस टाइम पर ऐसा कोई साधन नहीं था जो हमेशा रहे। वो आज ही बोर्ड लगवा देते गाँव के बारे में, कौन सा गाँव है कौन सा गाँव। तो पहले शिलालेख के बारे में क्या बात बतानी है हमें जनता को? तो पहले शिलालेख के बारे में किस पर रोक लगा दी थी? अहिंसा को। तो अहिंसा कर दी थी, पशु बलि को रोक लग गई थी। ठीक है। दूसरे शिलालेख में क्या लिखा हुआ इसके बारे में बताया गया। दूसरा शिलालेख में क्या लिखा? चिकित्सा के बारे में बताया गया, पशु चिकित्सा के बारे में, और 5 राज्यों के बारे में बताया गया दूसरे शिलालेख। कौन से में? दूसरे शिलालेख में। नाम तो इन्होंने तुम्हें लिखवाई थी शुरू में, कहाँ कहाँ मिले कौन से शिलालेख, लेकिन क्रम से याद रखना। क्रम से कैसे याद रखना? यूं नहीं करना कि पहले में दूसरा और दूसरे में पहला। वहां प्रश्न आएगा पहले शिलालेख में कौन सी बात इसमें आई है। तो पहले शिलालेख में क्या कही है? अहिंसा के लिए। कि अहिंसा का उपदेश अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिला? तो किस में मिला? पहले में। किसमें? 11वें शिलालेख में क्या मिला है लिखा हुआ, ऐसा देखना है। तो पहले शिलालेख में क्या है? अहिंसा और पशु बलि को। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा और पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया। और तीसरा क्या? 5 दक्षिण भारत के राज्य, 4 राज्यों के साथ में क्या? श्रीलंका के बारे में भी बताया गया। जो तीसरा शिलालेख है भैया, तीसरा शिलालेख 3 अधिकारियों के बारे में बताया गया। कितने अधिकारियों के बारे में? 3 अधिकारियों के बारे में बताया गया। पहला अधिकारी कौन सा? रजुक। कौन सा? रजुक। दूसरा कौन सा? युक्तक। कौन सा? युक्तक। और चौथा कौन सा? वो तीसरा कौन सा भैया? प्रदेशक। कौन सा? प्रदेशक। रजुक, युक्तक और प्रदेशक, ये 3 शब्द ज्यादा मिले कौन से शिलालेख में देखने को? तीसरे।
तीसरा शिलालेख से ऐसा लगा, तीसरा शिलालेख 3 अधिकारी, तीसरा शिलालेख 3 3 3 का कॉम्बिनेशन बैठ गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा था? रजुक। समझ गए? चौथा शिलालेख भैया, चौथा शिलालेख में बताएगा एक तो भैरी घोष। कौन सा? क्या के बारे में बताएगा? भैरी घोष। भैरी घोष का क्या परिवर्तन होया? धम घोष। क्या है वो? धम घोष। यानी कि अशोक ने भैरी घोष की नीति को त्याग, कौन सी नीति अपनाई थी? धम घोष की। भैरी घोष का मतलब क्या? भैरी भैरव। क्या सर? क्रोध की जगह कौन सा वो कर लिया था? धम। मतलब बिल्कुल शांत रहना, लड़ाई झगड़ा ना करना। मतलब भैरी घोष में क्या था? लड़ाई झगड़ा। तो भैरी घोष तो कौन से में परिवर्तन होया? धम घोष में। किस में? धम घोष में। और भैया 5वें शिलालेख में क्या मिला है? धम्म महामात्र। कौन सा? धम्म महामात्र। जो अधिकारी बताया था मैंने, ये कौन सी शिलालेख में देखने को मिला? 5 अधिकारी। धम्म महामात्र जो मिला, यानी कि शिलालेख लिखवाने का कार्य है और ये धार्मिक कार्य काम करवाने का काम किसे दिया था? धम्म महामात्र अधिकारी को दिया था, यानी धर्म महामंत्री को दिया गया था पद। तो इसमें कौन से शिलालेख में देखने को मिला? धम्म महामात्र 5वें में। और छठे शिलालेख में भैया जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अधिकारी कभी भी, जन कल्याण के लिए अधिकारी कभी भी अशोक से मिल सकते हो 24 गुना 7, 24 गुना 7 गुना 365। कोड याद रखिए, उसमें नहीं होना कि हम अपने समझाने के लिए बता रहे हैं। कैसा? जन कल्याण के लिए कोई भी समस्या हो तो कोई भी जनता का अधिकारी जो जनता का काम सौंपा गया है जिन्हों, वो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन कभी भी मिल सकता है। 7 दिन मतलब एक हफ्ते में, सप्ताह और घंटे और दिन, साल में कभी भी वो जन कल्याण के लिए अगर कोई काम होगा तो अशोक हर टाइम तैयार है इसके लिए। तो कौन से शिलालेख में देखने को मिला? छठे में। और भैया 7वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा? 7वां। सबसे बड़ा शिलालेख कह के बारे में धार्मिक सहिष्णु। धार्मिक सहिष्णु का मतलब हो सभी धर्म को समानता देनी। क्या मतलब? किसी भी धर्म से द्वेष भाव ना रखना, सभी धर्मों को समान इज्जत देनी। तो ये क्या? धार्मिक सहिष्णु। और भाई जब किसी को धर्म के बारे में समझाया जाएगा तो छोटी मोटी बातों से मानता नहीं आदमी। धार्मिक क्या हो? लंबा हो जाता धर्म का मामला समझाने के लिए, क्योंकि आपस में भिड़ते फिर एक दूसरे से, और जहाँ भिड़ने की विवाद होने की स्थिति रहा उसको लंबा समझाओगे तो समझाया जा भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा बन गया? 7वां। 8वें शिलालेख में जो बताया था भैया धम्म यात्रा करी थी अशोक। क्या करी थी? 8वें शिलालेख में क्या? धम्म यात्रा। कौन सी? धम्म यात्रा। 8वें वर्ष में ही कलिंग युद्ध हो गया था। 8वें वर्ष में क्या हो गया था? कलिंग। राजगद्दी को बैठने के तुरंत 8वें साल अशोक ने क्या कर दिया था? कलिंग युद्ध कर दिया था। कलिंग युद्ध तुरंत खत्म होने के बाद उसका क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन। तो उन्होंने धम्म यात्रा क्या कर दी थी? तब से ही शुरू कर दी थी। लेकिन अपने राजगद्दी को बैठने के 10वें वर्ष में, कब? 10वें वर्ष में धम्म यात्रा करता करता है कहाँ पहुंचा था? पटना। तो इसकी सबसे फेमस यात्रा कौन सी? पटना। कौन सी है? कौन सी है? पटना। 10वें साल नहीं तो पटना नहीं, गया। कौन सी है? पटना ही में आगा गया है नहीं, पटना में आगा तो गया। पटना के कौन से शहर गया था? गया में। तो 10वें वर्ष कौन सी? 10वें वर्ष। यानी कि राजगद्दी में बैठने के कौन से वर्ष में वो पटना बिहार गया था, पटना गया था, कौन से वर्ष में गया था? 10वें। और किस शिलालेख में मिलो इसकी जानकारी? 8वें शिलालेख। और दूसरी जो स्थान हो भैया वो गया था यहाँ कहाँ गया था? धम्म यात्रा करता हुआ लुम्बिनी गया था। कहाँ गया था? लुम्बिनी। दूसरी बार कहाँ गया था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है इस टाइम? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। कहाँ गया था? 20वें वर्ष। कौन से? 10 साल बाद यात्रा करता रहा था। लेकिन ये 2 फेमस जगह कौन सी? लुम्बिनी और गया। और लुम्बिनी और गया जन्म हुई फेमस है क्योंकि यही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 2 जगह फेमस है इसीलिए। तो यानी कि गया कौन से वर्ष गया था? 10वें वर्ष। और क्या गया कर रहा हूँ? लुम्बिनी कौन से वर्ष गया था? 20वें वर्ष। कौन से वर्ष? 20वें वर्ष। और भैया 9वें शिलालेख में याद करो,
नौवें शिलालेख को याद करने का मतलब है इसका छोटा सा, मतलब छोटे मोटे त्योहारों पर रोक लगा दी थी। कैसे? छोटे मोटे त्योहारों पर क्या लगा दी थी? रोक। कि छोटे मोटे त्योहारों से पैसा क्या होता है, पैसे की क्या होती? हानि। जैसे हमारे यहाँ अट्ठों का यो भर गया, पूरे साल मेले ही मेले चलते रहे हम, तो उन्होंने छोटे मोटे धार्मिक अनुष्ठानों पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। कि छोटे मोटे जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक मेले हों, उन पर क्या लगा दिया था? रोक। क्या लगा दी थी? कि इन्होंने प्रतिबंध कर दिया था। कौन सी शिलालेख में? नौवें में। त्योहारों को और मेलों को। कौन से को? मेलों को कौन सी शिलालेख में रोक लगा दी थी? नौवें में। और 10वें शिलालेख में धम्म महत्व क्या बताया था? धम्म का महत्व। धम्म मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? धर्म। आदमी का सबसे बड़ा क्या है? धर्म। सबसे बड़ा धर्म वो नहीं है जो हमारा है हिंदू मुस्लिम, ये इंसानियत। कौन सा धर्म है सबसे बड़ा? इंसानियत। जो हमारा धर्म हिंदू धर्म को नहीं दर्शाते, इंसानियत को दर्शाओ हर टाइम। क्या हमको दर्शाओ? हिंदू धर्म इंसानियत। तो यानी कि 9 से आप लोग छोटा और 10 क्या लग देंगे? बड़ा। तो यानी कि किसकी महत्व बताया गया था इसमें? धर्म का महत्व बताया गया था कि इसकी शिक्षाएं दी गई। कौन सी शिलालेख हो? 10वीं में। और 11वें शिलालेख में कहा था कि वो क्या था? इसने धर्म को तो ग्रहण तो करा, लेकिन इसे अपना राजकीय या सरकारी धर्म घोषित नहीं करा था कभी भी। जनता को दबाव भी नहीं दिया कि तुम इसे अपनाओ। तो इसलिए कैसे पता चलता हम कि अशोक वो था सहिष्णु था, या धार्मिक कट्टरवाद नहीं था। और जी जैसे औरंगजेब हुए, बहुत सारे राजा हुए हैं, इन्होंने क्या दिया? धार्मिक बढ़ावा दिया। धार्मिक कट्टरवाद को क्या दिया? बढ़ावा दिया। हम लोगों ने मार काट को कैसे भी धर्म परिवर्तन करा रहे थे, लेकिन अशोक ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो ये कैसा पता चलता? इससे ही पता चलता कभी भी इन बौद्ध धर्म को धार्मिक ये वो कौन सा सरकारी धर्म घोषित नहीं करा था। अपना भी ग्रहण कर लिया था, लेकिन किसी को जोर नहीं डाला। तो 11वें में बताया गया कि मेरे अधिकारी, कौन से में? 11वें उसमें बताया गया कि मेरे अधिकारी कभी भी ब्राह्मणों को ना सताएं या किसी भी धर्म के व्यक्तियों को ना सताएं। तो कौन से अभिलेख में बताया गया है? 11वें में। नोट करते रहो। 11वें शिलालेख में क्या बताया? कि ब्राह्मणों को ना सताया जाए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से उससे माना जाए? शूद्र होने के बाद कौन सा धर्म ग्रहण करा? बौद्ध धर्म के बाद भी किसों बचाए रखा कि ब्राह्मणों को ना सताऊं। सताने का मतलब क्या? अपने उससे भी जोड़कर देखा। बौद्ध धर्म ग्रहण करा, हुआ कहाँ था? हिंदुओं को। ब्राह्मणों को सताने की बात नहीं करी, सभी धर्मों को बराबर आदर से देखा। तो इससे पता चलता था ये धार्मिक कट्टरतावाद नहीं थी इसके अंदर। ठीक है। और 12वें शिलालेख में भैया स्त्री महामात्र रखा था। कौन सा रखा था? स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए क्या रखा था? स्त्री महामात्र, यानी कि स्त्री मंत्री। जैसे आज का बाल विकास एवं महिला विकास कल्याण मंत्रालय, समझ गए? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, समझ गए? और भैया 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी युद्ध की? कलिंग युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? 13वें शिलालेख से। और 14वें शिलालेख से भैया कलिंग वो 14वें शिलालेख से वो जो रजुक बताया था मैंने, कौन सा बताया था? मंत्री रजुक, उसके बारे में विस्तार से बताएगा। और लास्ट में लिखवा दिया 14वें शिलालेख में इसने कि ये जो लिखा गया पत्थरों को, अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई, लिखने में क्या होगी? कोई त्रुटि हो या कोई कमी रह गई हो, तो इसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है। ये कौन सी शिलालेख में बताया? 14। पता चल गया? तो 14 शिलालेख क्या हो गए पूरे। पहले में क्या था? अहिंसा पशु बलि को रोक। दूसरा चिकित्सा पशु बलि वो चिकित्सा पशु चिकित्सा, और 4 राज्य दक्षिण भारत के, और 5वां श्रीलंका। तीसरा शिलालेख क्या था? 3 अधिकारी। तीसरा शिलालेख रजुक युक्तक और प्रदेशक। और 5 वर्ष की जानकारी क्या है? कि ये भी लिखा 5 वर्ष की जानकारी, यानी कि अधिकारी रजुक युक्तक, और तीसरा कौन सा था? प्रदेशक। ये 5वें वर्ष में पूरे राज्य का डेटा देंगे। 5वें साल जाकर क्या देंगे? राज्य को पूरे 5वें साल में जाकर क्या देंगे? डेटा कि राज्य में क्या क्या घटनाएं हुई, या क्या क्या घटा, वो कितनी आई हो, राजकोष कितना बड़ा, सब इकट्ठा करके कहाँ देगा? 5वें साल। जनसंख्या कितनी हुई हो, चलता नहीं 5। अब कितना 10वें वर्ष करोगे, 11वें वर्ष? तो हर डेटा कितने वर्ष बाद देना रहता? 5वें वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद?
5वें। अब भैया 7वां शिलालेख कैसा, सबसे बड़ा। और 10वां शिलालेख में क्या, धम्म का महत्व। और 11वें में ब्राह्मणों को ना सताया जाओ। और 13वें में क्या, कलिंग युद्ध का वर्णन। शिलालेख हो गए। 14 शिलालेख का पता चल गया। भैया अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख थे, उनके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो यूपी के चुनार से। यूपी के चुनार से। यूपी के जो शिलालेख जो लिखवाए गए थे, पत्थर भी तो कहीं से आया होगा उस लेख करने का, वो कहाँ से आए थे, यूपी के चुनार से। समझ गए। और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में 2 अभिलेख मिले हैं। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये कहाँ रहे आज, पाकिस्तान में। कहाँ पाकिस्तान। तो भैया 3 सिद्धांत दिए थे, 3 4 5 सिद्धांत दिए हैं अशोक ने। कितने सिद्धांत दिए, 5 सिद्धांत दिए। बहुत फेमस 5 सिद्धांत रहे हैं इसके। तो पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत है स्वनियंत्रक। कौन सा सिद्धांत, स्वनियंत्रक, कि आदमी अपने आप को नियंत्रण में कर ले सब कुछ, कि आदमी अपने आप को कंट्रोल कर ले, दुनिया में सब चीज कंट्रोल अपना आप। तो पहला कौन सा नियम था, स्वनियंत्रक, अपने आप को नियंत्रण करो, सब कुछ नियंत्रण करो। दूसरा क्या था, दूसरा था जियो और जीने दो। दूसरा क्या था, जियो और जीने दो। वैसा कलिंग युद्ध करवा दिया था, कश्मीर में मारकाट मचवा दी थी, लेकिन जब हृदय परिवर्तन हो जाए, कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताई। इसके शासन काल में जब तक अशोक जिंदा रहा, पूरे भारत में किसी ने आग भी नहीं फड़फड़ाई। भले ही तो सब कुछ त्याग दिया था, हथियार छोड़ दिए थे। हथियार क्या कर दिए थे, हथियार का धम लेने के बाद क्या कर दिया, हथियार का पूरी तरीके से क्या कर दिया था, त्याग। उसके कई साल तक राज भी करा, लेकिन किसी की आग उठाने की आनी हुई हिम्मत। पता था हथियार छोड़ दे, चलाना थोड़ी खुला होगा। कहते ना वो जो पिक्चर, कौन सी पिक्चर है वो, जोन सी भी है, कि हथियार छोड़ दे, चलाना थोड़ी बोल गए। तो जनता में खौफ बैठ गया था, इतना खौफ बैठ गया था अशोक का इतना खौफ बैठ गया था कि किसी ने जब तक ये शासन करा, किसी ने हमला तक नहीं करा, क्योंकि डर था कि वही वाला अशोक ना जाग जा दोबारा वाला। समझ गए, पहला वाला अशोक ना जाग जा। तो ये भाई डर बैठा देता, बाद में तो कुछ कर दे रहा, इज्जत करो थे डर के मारो, कहे के डर था एक जनता में। तो भय बिना प्रीत का, कहते ना, इज्जत लोग जब भी करते जब उनको भय होता। हमारा इज्जत कोई वैसे नहीं करता, भय से ही इज्जत है आदमी की आज। समझे, समझ गए। और भैया दूसरा क्या था, जियो और जीने दो। तीसरा क्या था, माता पिता की आज्ञा का पालन, यानी कि अपने से बड़ा है जो भी, उसकी आज्ञा का पालन, उसकी बात मानो। और तीसरा क्या था, गरीब और नौकर के प्रति दया भाव रखो। गरीबों के और नौकर के प्रति इज्जत और दया भाव। और भैया भिक्षुकों के प्रति भैया आदर रखो। भिक्षुकों मैंने भिखारी जो आते हैं तुम्हारे घर भीख मांगना, उनके प्रति क्या रखो, आदर भाव रखो। ये 5 सिद्धांत दिए, समझ गए। अब इसकी सेना के बारे में चर्चा कर ले हम, देखो थोड़ी सी। भैया इसकी सेना हो जाती मौर्य वंश की सेना। अशोक की सेना थोड़ी आ गई, सीधी मौर्य वंश की आ गई, वंश की सेना पढ़ाई जाती। तो मौर्य वंश में सेना एक थी स्थायी और एक थी अस्थायी। स्थायी सेना कहाँ रहा करती, राजा के आसपास, यानी कि किलेबंदियों में, है नी, वे स्थायी रहे होते। कैसे रहे होते, जो एक बार नियुक्त हो गए, ठीक है, वे ही रहे करते, स्थायी थे, वे हट ही नहीं सकते वहां से। अस्थायी का क्या मतलब था, वे बदले। आज भी फौजी जो उम्र पूरी क्या बदले जा रहे हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट आते रहे हों। और अस्थायी में जब भीड़, भाई जब जरूरत पड़ी तो जनता से उठा कर ले गए युद्ध में, समझ गए। तो अस्थायी सेना थी। और भैया स्थायी सेना थी और अस्थायी सेना थी। और जस्टिन, एक यूरोपीय इतिहासकार है जस्टिन, उसने अशोक की सेना को क्या बताया था, लुटेरों की सेना। किसकी, लुटेरों की सेना। उसका मानना था कि जहां भी अशोक की सेना जाया करती, लूटपाट ज्यादा करती। क्या करती, तो सबसे पहले मतलब सबसे पहले क्या बताया ही किसने, अशोक की सेना को, लुटेरों की सेना किसने बताया, जस्टिन ने, ठीक है। उसके बाद भैया इस यहाँ देखो कारीगरी शिल्प कला में देख लो, तो भैया इसके यहाँ शिल्प कला बहुत बेहतरीन थी। 2 ही तरीके के आदमी पाए जाते, एक थे बढ़ी और दूसरे थे लोहार। क्या थे, बढ़ी और, इसलिए अशोक के महल जो थे और किले विले जो थे और महल जो बढ़िया बढ़िया महल थे, ये सब कह के बने हुए थे लकड़ियों। किसके, लकड़ियों के महल किसके शासनकाल में देखने को मिले, अशोक के। लकड़ियों के बहुत बड़े बड़े महल थे, समझ गए। और लोहार कहे के लिए रख रखे थे, हथियार बनाने के लिए। तो 2 ही सबसे ज्यादा कारीगर फेमस थे, बढ़ी और लोहार।
अब वास्तुकला कैसी थी? लकड़ी, काष्ठ कला थी। कैसी थी? लकड़ी की वास्तुकला थी अशोक के शासन काल में। समझ गए भैया? सांची का स्तूप कौन सा था? एक सांची का स्तूप किसके टाइम में बना? अशोक के। कहाँ बना? MP, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ? मध्य प्रदेश। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां भी मिली हैं। किसकी? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। ये कहाँ मिली भैया? पटना। कहाँ मिली है? बिहार में। समझ गए? अशोक स्तंभ, क्या? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ किसके टाइम का है? अशोक के। इस टाइम कहाँ है अशोक स्तंभ? शायद मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में। अशोक स्तंभ कहाँ? हस्तिनापुर, मेरठ। और भैया इस पर वाक्य कौन सा लिखा है? आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते वाक्य कौन से उससे उठाया गया? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते क्या हमारा आदर्श वाक्य है? राज्य वो राष्ट्र वाक्य है। वो कौन सा आदर्श वाक्य है या राष्ट्र वाक्य? भैया सांची का जो स्तूप हो, सांची का जो स्तूप हो, यो भैया मध्य प्रदेश में हो और बहुत बड़ा स्तूप हो, है नहीं? और भैया एक शांति स्तूप, क्या? शांति स्तूप, यो सबसे ऊंचा स्तूप। क्या सबसे? देखो बड़े में और ऊंचे में क्या अंतर होता है? एक जमीन पर बनाया होगा तो दूसरा क्या होगा? पहाड़ी होगा, तो ऊंचा होगा खुद ब खुद ही। तो सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा? शांति का स्तूप। कौन सा? और बेहतरीन और बड़ा स्तूप कौन सा? सांची का स्तूप। समझ गए? बड़ा स्तूप। समझ गए? अब यहाँ देखेंगे संगठन। इसमें कितने प्रकार के संगठन थे? क्या? संगठन, यानी कि वर्ग कितने बांटे गए संगठन? तो पहला संगठन था श्रेणी। कौन सा संगठन था? श्रेणी संगठन। इसमें कौन कौन से थे? तुम्हारे शिल्पकार, बढ़ी, लोहार, ये जितने भी काम कर औजार के ये काम करने वाले थे, जितने भी कारीगर आते हैं, कहाँ आ गए थे? श्रेणी संगठन में। दूसरा था भैया तुम्हारा निगम संगठन। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, क्या थे? निगम में। क्या थे? निगम। वे सामान बनाया करो थे, तो उन्हें खरीदने कौन आया करो थे? निगम संगठन वाले। खरीदते कौन करते हैं सामान को? निगम संगठन वाले। और स्वार्थवाह संगठन था। तीसरा संगठन कौन सा था? स्वार्थवाह संगठन था। और ये स्वार्थवाह संगठन था, ये काफिला या कारवां था। काफिला या, देखो उस टाइम पर लूटपाट बहुत होए करो थी, लूटपाट बहुत ज्यादा होए करो थी। जब लूटपाट ज्यादा हो थी तो इसीलिए वो कारवां में जाया करते लोग। क्या में जाया करते? कारवां में जाया करते। क्या में? कारवां में जाया करते थे। और तो इसलिए जाया करते भाई, वे इसलिए जाया करो थे। ठीक है, कौन सा बताया था? स्वार्थवाह। आदमी क्या होते हैं? ग्रुप में जाया करते इकट्ठे हो। कौन से में? कारवां था या वो था, ग्रुप में जाया करते, जिससे जो सामान पहुंचाना आया था, जहां पहुंचाना आया था। देखो उससे पहले तो कौन सा था तुम्हारा? सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला कौन सा था? जब तक कहना लिख लेगा। श्रेणी संगठन। कौन सा था? श्रेणी। तो श्रेणी संगठन से सामान कौन खरीदते थे? व्यापारी। और वे सामान जहाँ भेजो थे व्यापारी, जैसे ट्रेनों से जाओ सामान, तो वे किसके साथ में भेजे थे? स्वार्थवाह। स्वार्थवाह, स्वार्थवाह संगठन, इससे भेजे करो थे। क्योंकि कारवां में इकट्ठे हो जाएगा तो लूटपाट का इकट्ठे आदमी आओ तो खतरा कम रहेगा। समझ गए? तो संगठन पता चल गया। और भैया इसके टाइम में पुलिस बहुत बेहतरीन थी। कौन सी थी? पुलिस। पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। कितनी व्यवस्था थी? 3। पहली कौन सी थी? पुलिस। दूसरी कौन सी थी? कौन सी थी? न्याय। और तीसरी कौन सी थी? गुप्तचर। पुलिस को क्या कहते थे उस टाइम को? राक्षिन। क्या कहते थे? राक्षस। पुलिस तो आज भी राक्षस ही है नहीं? अब वैसा हो जरा, पहले उस टाइप पर खतरनाक पुलिस थी इसकी, यानी कि जो कूच काज को ठीक ठाक, पीट पाट को ठीक ठाक कर देते। तुमको अशोक के टाइम में पुलिस को क्या कहा जाता? राक्षिन। क्या कहा जाता? राक्षिन। अशोक के टाइम में पुलिस को राक्षिन। और गुप्तचर वो न्याय विभाग में जाता भैया 2 तरीके के थे न्याय विभाग। क्या कितने तरीके का था? 2। पहला था धर्मस्थली। कौन सा था? धर्म। दूसरा था कंठक शोध। न्याय विभाग कितने प्रकार के थे? जैसे हमारे यहाँ न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा राष्ट्रपति। ऐसे इसके टाइम में क्या थे? कौन सा था? धर्म स्थली। दूसरा कौन सा था? कंठक शोध। धर्म स्थली में कैसे मामले चले थे? दीवानी मामले। कैसे? दीवानी कि ही वो कर दिया, किसी का खेत जोत लिया, किसी की जमीन हड़प ली, ऐसे ऐसे कैसे? दीवानी।
तो इसमें क्या होगा, वो न्याय इसको जुर्माना ही लगा छोड़ दें आज भी 50,000 का, 20,000 का, 10,000 का, है नहीं जुर्माना। दूसरा कौन सा था, कंठक शोध। इसमें क्या होती तुड़ाई। फौजदारी वाले मामले किसमें जाओ थे, कंठक शोध। फौजदारी मामले जैसे लाए हो, किसी को खोपड़ा फूट दिया, मार पिटाई वाले किस क्या में जाऊँ, फौजदारी में। तो फौजदारी में के लिए क्या बनाया गई थी, कंठक शोध, समझ गए। और तीसरा क्या था, गुप्तचर विभाग। सबसे बेहतरीन विभाग आज तक बना ही नहीं। अशोक के यानी कि मौर्य वंश से सबसे बढ़िया कौन सा विभाग था, गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग में कौन से थे भैया, इन्हें कहा जाता गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता है इन्हें, गूढ़। गूढ़ का मतलब रहस्य में छुपी हुई बात जानने वाला, तो गूढ़ पुरुष। तो दो थी, अस्थाई और अस्थाई। स्थाई और अस्थाई। स्थाई में क्या आता है, स्थाई को क्या कहा जाता, संचार। वो स्थाई को कहा जाता संस्था। स्थाई को क्या कहा जाता, संस्था। स्थाई ऐसा हो जाती जैसा आज हमारे किसी देश में जाकर पढ़ेगा कोई गुप्तचर तो पढ़ेगा, वो स्थाई है बिल्कुल। वो मतलब कहीं पढ़ गो, जैसे यहाँ CBI आ जाओ, कोई जांच तकड़ी होने लगो, तो एक मेन CBI का आदमी क्या होगा, वहीं दिन रात डेरा डाल देगा। चाहे बाबले का भेष बना कर आए वो, चाहे कैसी भेष बना कर आए वो, तो स्थाई रहेगा वो 2-4 साल 5 साल। तो वो इकट्ठी जानकारी करेगा, वहीं रहेगा, चाहे कुछ भी बनना पड़ो। तो ये कैसे थे, स्थाई। और अस्थाई कैसे थे, कि चल फिर को जानकारी लेने वाले, चलते फिरते जानकारी ली, आँख को भी देखा ही मांगो, पता कर लिया कि ये काम, समझ ले। तो कैसे थे, स्थाई और स्थाई। तो पहले का क्या नाम था, स्थाई का संस्था, और दूसरा क्या था, संचार। संचार क्या है, टेलीफोन चलते फिरते बात हो जाएगा, नहीं, समझ गए। और भैया इसके थोड़े अधिकारियों के बारे में जानकारी ले लो थोड़ी सी, आज चैप्टर एंड हो जाएगा शोक का भी। तो भैया पहला था सीताध्यक्ष। सीता जैसा आज कृषि मंत्री, उसे क्या कहा जाता, कृषि मंत्री को सीताध्यक्ष। सीता बस ऐसा ध्यान रखो, सीता कहाँ से पैदा हुई थी, जमीन में से, घड़े में से। जमीन से क्या रख दिया उन्होंने, जमीन से सीता कहाँ से पैदा हुई, जमीन से। तो उस अधिकारी का क्या नाम रख दिया, सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कहने के लिए था कृषि मंत्री, उस टाइम का क्या था, कृषि मंत्री, सीता अध्यक्ष। ये सवाल हो सकते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम में, ये पूछे जाते हैं। और दूसरा था भैया समाहर्ता। समाहर्ता कौन सा था, समाहर्ता, यानी कि कोई भाई कोई किसी को थोड़ी सी चीज़ कही गई, किसी से कही गई, लगान लगा, यो लगा, वो लगा, हर चीज़ जाके इकट्ठी हो नहीं गई। सरकारी विभाग में कहीं भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को क्या करो, इकट्ठा करना पड़ो, गल्ला इकट्ठा करना पड़ो, अनाज इकट्ठा करना पड़ो। तो किससे दे रखा था, समाहर्ता। इकट्ठा करने वाले क्या नाम थे, समाहर्ता। जैसा आज का क्या है, DM। क्या थी, DM। एक जिले का जो भी ब्यौरा रखना, किसे रखना था, DM को रखता। तो ऐसी आज की जो DM की पति वो किस पति, समाहर्ता को, किस पति। इसका मतलब इसका काम क्या था, टैक्स वसूलना। क्या था, टैक्स वसूलना। टैक्स के लिए कौन सा बनाया गया था अधिकारी, समाहर्ता, समझ गए। और बताए एक था सन्निधाता। क्या था, सन्निधाता। सन्निधाता क्या था भैया, कोषाध्यक्ष। क्या था, कोषाध्यक्ष, यानी पैसे का रख रखाव रखने वाला कौन था, कोषाध्यक्ष होता। कोष जमा करने वाला, कोष किसे कहते हैं, पैसा खजाना इकट्ठा करने वाला। तो उस टाइम कौन, उसे क्या कहते थे, सन्निधाता। क्या कहते, सन्निधाता। और भैया था एक था आंटविक। आंटविक, आंटविक क्या था भैया, जंगलों का, फॉरेस्ट अधिकारी। आंटविक क्या था, फॉरेस्ट, जंगल के अधिकार था उसका। किसका था, जंगल का। एक था भैया अकराध्यक्ष। कौन सा था, अकराध्यक्ष। ये कैसा था भैया, खनन विभाग से। अकराध्यक्ष का भैया कारखाने बन गए थे मौर्य काल में। क्या हो गया, मैं देखो सिंधु सभ्यता से कौन सी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगरीय, नगरीय थी। उससे पहले थी वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता से पहले क्या थी, वैदिक। वो कैसी थी, ग्रामीण। भैया नगरीय हो गई, ग्रामीण होगी। अब नगर हो गई, अब कौन से आ गए थे हम, महाजनपद में। तो महाजनपद में कारखाने भी तो हो गए होंगे, खनन बनन का काम होने लगा भैया, फैक्ट्री वैक्ट्री, कुछ ना कुछ लोहार वोहार जो बढ़िया बताइए, काम ही उनका ही था नहीं। तो कैसा हो गया, महाजनपद बन गए थे। तो भाई खनन बनन भी होता होगा, लोहार बनने लगा, लोहार बन गए तो लोहा आ गया, समझ लो। और लोहार हथियार बनाया तो लोहे का खनन होता नहीं होता। तो कैसा मंत्री बनाया गया था, वो कैसा अधिकारी बनाया था, खनन अधिकारी को क्या कहते थे उस टाइम पर, क्या कहते थे, ये भी तो कह रहा है, लिख ले करो, क्या कहते हैं वो सब, खनन विभाग को क्या कहते थे, अकराध्यक्ष। क्या कहते थे, अकराध्यक्ष। और एक भाई था लक्ष्मणाध्यक्ष। कौन सा था, लक्ष्मणाध्यक्ष। उस टाइम का था मुद्रा विभाग। किसके काम, किसके जुम्मे था काम, लक्ष्मणाध्यक्ष के। कैसे भाई, मुद्रा कैसे छप, अभी मुद्रा बदली नहीं भाई, नोट बदलते रहे हैं। मुद्रा किस हिसाब से छपनी है, कैसी छपनी है, क्या होना चाहिए, मुद्रा का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, निशान कैसा होना चाहिए, उस पर चित्र कह होना चाहिए, ये किसका काम था, लक्ष्मणाध्यक्ष का।
तो मुद्रा विभाग का काम किस अधिकारी को दे रखा था? चक्रवर्ती। ये दिखता है। समझे?